नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल भी ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों मैं हूं नितेश और लाइट आ चुकी है। गर्मी में पढ़ा रहा और मैं एसी चला लिया हूँ 26 में, ठीक है ना। और मेरी तबीयत भी थोड़ा खराब है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा और स्लो कर लूँ, कहीं बीमार न पड़ जाऊँ और ज़्यादा, क्योंकि मुझे ठंड भी थोड़ा सा लग रहा है। चलिए, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या किया था, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कर लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 4 चैप्टर ज्यादातर आएंगे, तो आज की वीडियो में खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे क्लास को, ठीक है ना। अगला चैप्टर, ठीक है ना। तो आइए निर्देशांक ज्यामिति से भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है, करते जाएंगे। तो क्लास 9, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बेटा निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है ना। तो कहिए तो मैं एक बार कार्तीय तल बना के आपको समझा दूं, समझाने की कोशिश करो, चलो समझाइए। मैंने आपको ये बताया था कि जो कार्तीय तल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसको और बढ़ा देते हैं। इसमें मैंने बताया था कि जो ये होता है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष होता है। इसी को हमने बताया था कि इसी को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए वाई एक्सिस। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। मैंने बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को जहां पर कट करती हैं उस पॉइंट को मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु को जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, क्योंकि ना तो इधर जाता है ना तो ऊपर ना तो वाई। फिर मैंने बताया था कि जो पॉइंट लिखते हैं उससे पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है। फिर मैंने इसके बाद में ये भी बताया था कि जो एक्स अक्ष होता है उसको एक नाम और बोलते हैं, जिसका नाम होता है भुज। इसको भुज भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कोटि भी, ठीक है ना। तो हम जब भी पॉइंट लिखते हैं पहले भुज लिखते हैं, मतलब एक्स अक्ष, फिर कोटि मतलब वाई अक्ष, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो दिक्कत। अब ध्यान से देखना, इतना करने के बाद ध्यान देखना, जब इसको हम कोऑर्डिनेट में आते हैं तो ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाता है, मतलब पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, इसको चौथा बोलते है ना। फिर मैंने बताया था कि पहले वाले में पहले एक्स एक्सिस तो प्लस में होता है, वाई एक्सिस भी प्लस, यानी कि दोनों पॉइंट प्लस में होंगे। इसमें पहले माइनस होता है, फिर वाई एक्सिस प्लस में, तो माइनस और प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है, जब ऐसी कंडीशन बनती है तो ये हमारा होता है, ठीक है ना। इससे हमें बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं। अब अगर मैं आपसे पॉइंट दे दूं कि -4,3 ये किस में जाएगा, तो आप बड़े आसानी बता दोगे कि पहला माइनस है दूसरा प्लस, तो पहला माइनस दूसरा प्लस, यानी कि ये इसी में आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि -3,3,-4 तो किस में जाएगा, 3,-4, यानी पहला प्लस में है दूसरा माइनस, इसका मतलब ये माइनस जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी कुछ बता सकते हो, ठीक है ना। चलो ठीक चीज समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये आपके सामने देखो क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन आ गया। अच्छा एक चीज और भी जान लो कि जो एक्स अक्ष के समांतर रेखा होती है, अगर मैं कह दूं ऐसे बना है, तो अगर हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा की, ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर रेखा में इधर भी खींच सकता हूँ, इधर इसका जो वैल्यू हो क्या होगा, तो वाई पे कट कर रहा है ना, तो वाई पे कहाँ पे कट कर रहा है, कहीं पर भी, तो मान लो वाई बराबर ए होता है। और अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि वाई अक्ष के समांतर हम लेखा खींचे, तो इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, तो इस सिचुएशन में एक्स अक्ष को कट कर रहा है, एक्स बराबर कहाँ पे कट रहा है, वो ए दूरी पर, भाई कहीं पर भी कर सकता है, मान लो ए दूरी पर। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा समीकरण वाई बराबर ए, वाई अक्ष के समांतर रेखा समीकरण एक्स बराबर ए। तो आप दोनों एक बातों को याद रखना, ठीक है ना। और एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण तो एक्स बराबर 0, क्योंकि जब वाई अक्ष का समीकरण लिखते हैं तो वो रेखा वाई अक्ष पर ही रहती है, इसका मतलब एक्स उस सिचुएशन में 0 होता है। और जब एक्स अक्ष का समीकरण लिखते हैं तो उस सिचुएशन में एक्स अक्ष का समीकरण होता है, तो एक्स अक्ष पर समीकरण वाई बराबर 0, मतलब एक्स अक्ष पर वो लाइन तभी रहेगी जब वाई बराबर 0 है। अगर एक्स और वाई दोनों देगा तो किसी न किसी कोऑर्डिनेट्स में होगा, अगर एक्स या वाई में कोई एक देगा तो वो या किसी रेखा पर ही रह जाएगा, और यदि दोनों नहीं देगा तो मूल बिंदु पर रह जाएगा। इस बात को आपको याद रखना।
देखो यहाँ पर इस तरह से फिगर आपके सामने भी बना हुआ है, आपको इसमें बताना है कि इसमें p का वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता है पहले x एक्सिस लिखते हैं, तो x एक्सिस कितना गया 4, फिर y एक्सिस लिखते हैं, y कितना गया है 3, इसका मेरे साथ हो गया 4 का। तो क्या ये चीज लिखना नहीं आता है आपको? चलो अच्छा एक और बता दो, क्यों की वैल्यू, क्यों कितना हो जाएगा ये क्यों? तो आपको पता है पहले x एक्सिस लिखते हैं, तो x एक्सिस आया है r का, मतलब -6 का, फिर आता है y कितना आया है -2 का, ये हो गया। आप इस तरह से कोई भी वैल्यू बता सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो आपके सामने फिगर है, इसमें भी अगर आपसे कोई वैल्यू पूछूं बता दो आगे, ऐसा कोई इसमें है नहीं। चलो मैं अपने से इसमें बनाता हूँ, आपको बताना है इसकी वैल्यू, जी इसकी वैल्यू बताओ कितनी आए, ABCDEF। चलो इसकी वैल्यू बताओ, तो और कोई क्या होगी, बिल्कुल आसान है भाई। एक्स अक्ष पे रहेगा, पहले एक्स अक्ष लिखते हैं, एक्स अक्ष पे कितना -3, और फिर y कितना है नहीं दिया, इसका मतलब 0, राइट। इस बात को भी याद रखो। आप तो कर लोगे ना, ये सब चतुर्थांश समझा रहा है, क्योंकि मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपके। इसमें बताना है डी का भुज, जो कहता है डी का भुज बताओ, तो चलो इसमें डी ढूंढो और उसको भुज बताओ। तो देखो डी कहाँ है, ये है डी, पहले डी के निकाल लो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो पहले एक्स एक्सिस, एक्स कितना जाता है 6, फिर वाई एक्सिस कितना जाता है 2, तो भुज और कोटि, यानी पता ना कि पहले एक्स अक्ष को ही भुज बोलते हैं और कोटि बोलते हैं वाई एक्सिस को। तो उसने पूछा है कि जो डी है उसका आपको भुज, तो भुज बराबर आपका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो अच्छा एक और बताओ, एक और बता दो यम का, यम का देखो यम क्या है, इधर तक -3 तक आया और फिर इधर 0, मैं पूछे इसे कोटि बताओ, तो कोटि 0 हो जाएगा, सिंपल है ना, तब बता लोगे। तो यहाँ पर भी देख लो एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसको कहता है आलेखित कीजिए, कहता है इसको 1 सेंटीमीटर को एक एक लेकर के इसे बिंदुओं के रूप में इसे आपको क्या करना है, आलेखित करना है। तो आपको इसे आलेखित करना तो आना चाहिए, आप बड़े ही आसानी से इसको आलेखित कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आलेखित, आलेखित कर पाओगे तो आपको जो पॉइंट दिया होगा उसे प्लॉट करना होता है, बहुत आसान है। देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो मेरे दिल में एक ख्याल आता है, 1 2 3, चलो मैं 3 बताऊंगा। ये ऐसे आपके पास डिब्बा बना हुआ है, ये यहाँ पे आपके पास दिया है एक्स, ये है वाई, इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या दी है -3 7, इसमें -3 तो इसमें 7, फिर 0 तो -3.5, 0 -3.5, एक चलो 8 -3, -8 -3 ठीक है ना। चलो इसको देखना है, इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी कि मैं कहने मतलब ये है कि अगर आप x बराबर 3 लोगे तो उसके लिए y बराबर 7 लेना पड़ेगा, अगर x बराबर 0 लोगे तो y बराबर -3.5 लेना पड़ेगा, इस तरह क्वेश्चन। इसको आलेखित करना है, तो आलेखित करने के लिए आपको पता है कि 2 एक्स एक्सिस और y एक्सिस खींचना पड़ेगा। आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये ओरिजिन 0 होता है, इधर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 4 5 6 7 8, इधर ठीक है ना, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इधर भी आपका 1 आता है, 2 आता है, 3 माइनस में, फिर -4 -5 -6 -7, ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब चलो आते हैं एक को देखते हैं, पहला हमें प्रदर्शन करना है x बराबर 3 -3 तो y बराबर 7, तो x में -3 लेना है, तो चलो x में -3 लेते हैं, ये लिया मैंने x में -3, तो y में कितना लेना है आपको, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, x में -3 तो y में 7, तो y में 7 ये है, यानी जब हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे और इसको इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ मिल रहे हैं, तो यही हो जाएगा आपका -3 का, आगे समझ लो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको आता भी रहा होगा। फिर आ गया 0 तो y बराबर -3.5, x में 0 ही है तो y में चले जाओ 3.5 तक, ये है -3.5, यानी कि y नीचे आएगा,
तो y से थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 कामा -3.5। आ गया समझ में? बताओ कहाँ नहीं समझ में आ गया ना आसानी से। अगला है x बराबर -8। अगर आप x में -8 ले रहे हो, चलो हमने ये ले लिया, तो y में -3 ले लो। ये y में -3 यानी कि इधर आएगा, तो ये -3 आ रहा है और इधर आ रहा है -8 ना। ये दोनों पॉइंट यहाँ मिलेंगे, ये हो जाएगा -8 कामा -3, इसे करता है। और यहाँ से आप देख भी पा रहे हो कि जब हम नंबर्स जो दिए हैं उनको हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो सीरीज आता है वो कुछ इस तरह से आ जाता है। तो उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको क्लियर हो चुकी हैं। बताओ कहाँ नहीं समझ में आया आपको? आपको ये चीजें कहाँ पर समझ में नहीं आई? चलिए अब आगे, अब इस तरह से प्लॉट भी करना आपको आने लगा। चलिए अब आते हैं आगे बढ़ते। देखिए ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये भी देखो आपके पास क्वेश्चन है, कहता है ये बिंदु दिए हैं, इनको कहता है कार्तीय तल पर स्थान निर्धारित करके उस तल को सत्यापित कीजिए। कार्तीय तल पे आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा। और मैंने देखो अभी बताया था ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट, अभी बताया ना कुछ, वैसे बिल्कुल करना है। अक्षों की दूरी उपयुक्त लेकर के सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर विभाजित करके, ये भी आ जाएगा, अभी मैंने बताया आपको। तो इसके बाद अध्याय आपका, तो अध्याय में आप क्या क्या पढ़े वो भी जान लो। कहता है तल को कार्तीय तल निर्देशांक तल कहा जाता है, जो तल होता है उसी को निर्देशांक तल कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। जो हमारी रेखाएं उन्हें निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष होते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष बोलते हैं। जब इन्हें जो निर्देशांक अक्ष होते हैं वो तल को 4 भागों में बांटते हैं, जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं, ठीक ना। फिर कहता है अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जिसके 0 होते हैं। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी एक्स अक्ष का निर्देशांक या वही होता है, और साथ ही एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष का बताएगा ना। एक्स अक्ष 0 तो वाई का मान, वाई अक्ष 0 एक्स का मान। यदि एक बिंदु का भुज एक्स हो और कोटि वाई हो तो बिंदु ये होता है। हमेशा एक्स और वाई पहले लिखते हैं, पहले एक्स फिर वाई। फिर आगे है एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक एक्स का मान 0 के रूप में, वाई अक्ष पर 0 का वाई के रूप में। ये भी आपको बता चुका हूँ कि जब वाई अक्ष पे होगा तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, और एक्स अक्ष पे होगा तो वाई का वैल्यू 0 होगा। बस याद रखें तो पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है। ठीक है, एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस में, फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये सब बता चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो क्या इंपॉर्टेंट जो भी कुछ चीजें थे सब कुछ मैंने बता डाला। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और मात्र 12 मिनट के अंदर ही इसको हमने फिनिश कर लिया। तो चलते हैं अब आगे, अगला चैप्टर को भी आज फिनिश कर देंगे। इसके साथ ही आपका ये रिविजन जो है फिनिश हो जाएगा। आप घर पे करो, जो नहीं आता क्वेश्चन उसको आप पूछो, ठीक है ना, क्योंकि आप पूछोगे नहीं तो हमें पता नहीं चल पाएगा ना कि आखिर कौन से क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर के लिए हम सीधे को खोलते हैं, चैप्टर 4। आइए, आपके पास चैप्टर 4 खुल चुका है। आपके सामने देखिए चैप्टर 4 की सीरीज खुल चुकी है। ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है ये? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आप इसको ध्यान से देखिए। आप इसके चैप्टर के बारे में आप क्या जानते हो? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मैंने कहा था कि जो भी है चीजें वो सारा कुछ पढ़ो, लेकिन ज्यादा आपको टेंशन लेके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मस्ती से आपको पढ़ाई करना है बस। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा आपके पास समीकरण दिया जाएगा जिसमें 2 चर होंगे, और रैखिक का मतलब ये होता है उनकी घात, जो चर होंगे उनकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तभी हमारा रैखिक समीकरण होता है। और 2 चर का मतलब कि 2 ठो एक्स या वाई ये जो होते हैं चर जो होंगे वो 2, और उन दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि जो जनरल फॉर्म इसका होता है वो इस फॉर्म का होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का। आपको ये सब कुछ याद है ना बेटा? अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होगा, मेरा मूड भी नहीं होगा अगर पढ़ाने का, तब भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सब रिवीजन है, मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। और कोई चीज को बार बार रिवीजन जब किया जाता है तभी वो चीजें आती हैं। तो आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी बढ़िया से खूब रिवीजन कीजिए। कौन से ज्यादा चैप्टर्स हैं? अभी इतने चैप्टर आए, अभी रट जाएगा। कौन सा ज्यादा इसमें आपको पोपट पढ़ने की जरूरत है? कोई बहुत कठिन चैप्टर है क्या? बताइए, कोई बहुत कठिन था? कठिन तो उन्हें लगता है जो पढ़ते नहीं है। आप तो पढ़ते हो ना, आपको पता ही है कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना, सब कुछ आपको पता है। सिंपल है, तो इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे आते हैं। तो भूमिका उनका को मारते हैं गोली, सीधा आते हैं, आप बात करते हैं
जिसमें इसमें जो चीजें हैं। तो देखिए पहला चीज इसमें क्या आता है, वो ये आता है कि आपके पास क्या कर देगा कि आपके पास कोई भी चीज दे देगा, कोई एक इक्वेशन दे देगा और वो पूछेगा उसमें कि इसको क्या करोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बदलो। उसे क्या कहेगा, उसे कहेगा कि आपको ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में बदलो, ठीक है ना। और साथ में आपको ए बी सी का वैल्यू बताना है। सिंपल है ना। तो यहाँ पर देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के जैसे बनाना है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपको उसको इस साइड लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके सामने चीजें दी हुई हैं, आप बड़ी ही आसानी से इनको बता पा रहे हैं। चलो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देख लें पहले। x माइनस 4 बराबर √3y, x माइनस 4 बराबर √3y, x माइनस 4 बराबर √3y कहता है इसको बदलो। तो कोई दिक्कत नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी के बदलने में पहले x होता है, x रहने दो, फिर y आता है यानी y इधर बुला लो √3y, फिर ये आता है माइनस का 4 बराबर 0। तो क्या ये बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का, ये हो गया। अगर मैं तुलना करता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो बताओ a बराबर क्या होगा, x के साथ 1 है, फिर y बराबर क्या होगा, सॉरी b बराबर क्या होगा, तो b बराबर आप देख सकते हो माइनस का √3 और c बराबर माइनस का 4, ठीक है ना। बता चुका हूँ कई बार, आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो उसको उठा लाते हैं, कई बार बता चुका हूँ। चले आगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है 2x बराबर y। एक और देख लेते हैं 2x बराबर y, जिससे आप कंफ्यूजन वो बता देता है। तो जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो देखो 2x तो ठीक है, y को इधर वाला लो माइनस का y बराबर 0। क्या ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का बन गया। तो आप तो जानते हैं कि जब हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखते हैं तो c भी तो होता है ना इधर। तो यहाँ पे c कहाँ है, ax प्लस बी वाई सी कहाँ है, तो जब c नहीं तो उसको हम कितना लिख सकते हैं 0, तो प्लस का 0 और बराबर इधर 0 हो गया। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का बन गया। अब यहाँ से आप देखो तो a बराबर कितना मिलेगा 2, b बराबर कितना मिलेगा माइनस का 1 और c बराबर आप देख रहे हो 0। आगे ना समझ में। तो इस तरह से हम ax प्लस वाई प्लस सी के फॉर्म को बदलते हैं और वहां से हम a b c की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी, नहीं क्लियर हुआ तो भी बताइए, कहाँ दिक्कत है वो भी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित को आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ये जो लिखे हुए सब 1 चर वाला है, इसे हमें 2 चर के रूप में बनाना है। तो कोई बात नहीं, आइए बना के दिखा देते हैं। जैसे x बराबर -5 है, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है x बराबर -5, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण किस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर। तो एक काम करते हैं, इसको पहले इधर लाओ, ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या ये 2 चर का है, नहीं भाई, x तो है लेकिन y नहीं है, तो y को कुछ नहीं तो 0 इंटू y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको बताओ 0 इंटू y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ। आई यहाँ पर इसको 0 इंटू वाई मतलब 0 ही तो होता है और 0 मतलब कुछ नहीं, और फिर ये प्लस का 5 वैसे लगा दो बराबर 0। देखो बन गया ना a प्लस वाई प्लस के फॉर्म में। देखो 2 चर दिख रहे हैं ना। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं, y बराबर 2 को देख लेते हैं। देखो y बराबर आपके क्वेश्चन में 2 दिया है, तो इसको इधर ले आओ, तो y माइनस 2 बराबर 0। अब देखो x लिख रहा है, इसमें नहीं है, तो x नहीं तो मैं इसको 0 इंटू एक्स लिखूंगा, क्योंकि अगर 1 इंटू एक्स लिख दो तब तो x आ गया ना, और 0 इंटू एक्स मतलब 0 कुछ नहीं, फिर भी 0 ही है। तो इसको 2 चर का बनाना है, इसलिए लिखना पड़ेगा ऐसा, और प्लस ये y और फिर माइनस का 2 बराबर 0। ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लें, चलो 2x बराबर 3 देख लेते हैं। जो आपके पास दिया है क्वेश्चन और 2x बराबर 3, इसको इधर ले आओ, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको इधर ले आओ, तो देखो 2x तो है, y वाला गायब है, तो y वाले क्या लिखेंगे हम 0 इंटू वाई और माइनस का 3 बराबर 0। ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। देखो बन गया ना 2 चर वाला। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि इसमें से आप ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करके आप ए बी सी की वैल्यू बताओ, तो क्या दिक्कत है, नहीं बता पाओ क्या भाई। a बराबर आपको कितना दिख रहा है, यहाँ से 2, b बराबर आपको कितना दिख रहा है 0 और c बराबर आपको कितना दिख रहा है -3। हो गया आपका आंसर। बताइए कहाँ पर नहीं समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही किया जाता है, जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे
यहाँ पर देखो क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपके सामने, पहला क्वेश्चन ये वाला, कहते हैं एक नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी। जो नोटबुक की कीमत है, किसकी? नोटबुक की कीमत है वो क्या है? कलम की कीमत से दुगना है, यही कह रहा क्वेश्चन। अगर मैं नोटबुक की कलम की कीमत को x मान लूं तो नोट की कीमत कितनी हो जाएगी? y मान लूं, y इसको मान लूं y, यानी y बराबर x इंटू 2, मतलब ये आ गया y बराबर 2x। तो कहता है उसको दो चर रैखिक समीकरण के रूप में लिखो, इसको इधर ले आओ तो y माइनस का 2x बराबर 0, लेकिन इसको पहले लिखो तो माइनस का 2x प्लस y और प्लस का 0 बराबर 0। ठीक, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हो गया आंसर। आगे समझ में? चलो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप में बताओ। अभी मैंने बताया था नहीं कर पाओगे आप, करो। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो। आ गया ना? ये वाला भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ये वाला बता दो क्या? चलो ये वाला देख लो, y माइनस एक्स माइनस वाई बटा 5। तो देखो इसको देख लो, x माइनस वाई बटा 5 को देख लो, x माइनस वाई बटा 5। क्वेश्चन है आपके पास x माइनस वाई बटा 5 बराबर कुछ दिया था, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पे माइनस का 10 बराबर 0 दिया है। ये क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? बोलिए। x माइनस वाई बटा 5 कितना है? आप एक काम करेंगे, इसमें अपान में 5/1 ले लो, सब कैल्शियम में 5 आएगा बाहर तो 5x हो जाएगा, 5 ही y बचेगा, आइए 10 × 50 50 हो जाएगा बराबर 0। 5 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो आ गया 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। ये आपके पास जो आंसर आया ये बन गया आपका ax प्लस by प्लस c के फॉर्मूला। ठीक ना? तो देखो यहाँ पे ax भी है, b भी है, c भी है। ठीक है ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन किया जाता है। बताइए आगे समझ में? चलिए अब आते हैं आगे। हालत एकदम खराब हो गई, ये काम बहुत लग रहा है। काम जो है बहुत तगड़ा है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये तो हो जाएंगे ना। अब रैखिक समीकरण का हल देखते हैं। अब देखो रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? रैखिक समीकरण का हल ये होता है कि अगर कोई बिंदु जो उस समीकरण पर स्थित होते हैं वही रैखिक समीकरण के हल होते हैं। सर जी कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास कि 4x प्लस 3y बराबर, मैंने 12 लिख दिया, मैं 13 लिख दिया, 13। अब पूछिए x और y की वैल्यू आपके पास मैंने दे दिया कि x बराबर आपके पास जो है 1 है और y बराबर आपके पास 3 है। तो पूछूं क्या ये इस समीकरण के हल होंगे रैखिक समीकरण के? तो अगर ये इसके हल होंगे तो इसको अगर मैं x और y की जगह पे रखूंगा तो बराबर दूसरा पक्ष आ जाना चाहिए। तो चलो LHS में रखता हूँ। LHS हमारे पास दिया है 4x प्लस 3y। तो देखो 4 इंटू एक्स कितना है 1 है, प्लस 3 इंटू वाई कितना है 3 है। तो 4 एक कम 4 होता है, प्लस 3 3 का 9 होता है, तो 9 4 13, यही बराबर आपका आ गया 8। देखिए आ रहा है ना बराबर 13 बराबर 13। इसका मतलब जो x बराबर 3 नहीं x बराबर 1 और y बराबर 3 है वो इस समीकरण के हल हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से करते हैं।
इसी तरह से आपको पता करना होगा और बताना होगा। चलिए यहाँ पर देखो, कहता है 4.2 में कहता है कि y बराबर 3x+5 का एक अद्वितीय हल है या केवल 2 हल है या परिमित रूप से अनेक हल है। तो मैंने बताया था कि जो दो चर वाला होता है, जैसा कि y बराबर 3x+5 की लिखा है, ये दो चर का है, तो आप इस तरह से ब्रैकेट बना के s की वैल्यू अपने से कुछ भी मानते रहोगे, y की वैल्यू भी अपने आप आती रहेगी। लाइक जैसा आपने x बराबर आपने कितना ले लिया 0, तो y बराबर 5 आ गया। अगर आपने x बराबर 1 ले लिया, 3 कम 5 3 8 आ गया। इस तरह से अगर आप फिर से कुछ और ले लोगे, इस तरह से आपकी वैल्यू कभी ना कम होगी, बस ऐसे ही आती रहेगी, कुछ भी वैल्यू मानोगे आता रहेगा। इससे दो चर वाले में हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू जो भी अपने से मान लेंगे, x या y की, यदि x की मान लिए तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, y की वैल्यू कुछ मान लिए तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। केवल दो हल किसी का नहीं होता, अद्वितीय हल होता है रैखिक समीकरण हो, लेकिन उसका एक घात कितना हो, दो। अच्छा, केवल दो हल उसके हो सकते हैं जो द्विघात समीकरण होता है, ठीक है ना, बताएंगे बाद में। आगे यहाँ पर कहता है निम्नलिखित समीकरणों के प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। सबके 4 हल लिखना है, बिल्कुल आसान है, यही चीज करना है जैसे मैंने अभी बताया। जैसे ये है 2x+y बराबर 7, 2x+y बराबर 7 कहता है, इसके 4 हल लिखो। तो मतलब आपको ऐसे ब्रैकेट बनाना है जिसमें आपको 4 हल लिखना है। ये लो 1 2 3, एक और बना लो, ये लो 4 हल हो गए। यहाँ पर लिख दो आप x, यहाँ पर लिख दो y, x बराबर 0 ले लो तो y बराबर आपके पास 7 आ गया। अगर आप x बराबर 1 ले रहे हो तो 2 1 कम 2, x बराबर कितना ले रहे हैं, x बराबर हमने कितना 1 लिया, x बराबर 1, 2 1 कम 2, 2 उधर जाएगा, 7 से 2 माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 आ जाएगा। अगर आप y की वैल्यू कुछ मानना चाहते हो, y की वैल्यू कितना 1 लेना चाहते हो, -1 या 1 ले लो, चलो y बराबर आपने 1 ले लिया, सॉरी y बराबर 1 ले लिए, ठीक है ना। चलो y बराबर 1 रख दिए तो 1 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 7 से 1 घटेगा 6 बचेगा, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 2 डिवाइड में जाएगा 2 3 6 आगे। इसी तरह से एक और वैल्यू कुछ ले लो, -1 ले लेते हैं, चलो हमने इसको -1 ले लिया। अगर आप यहाँ -1 रखोगे y की जगह पे, तो जगह प्लस का 1 हो जाएगा, तो 7 में 1 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड में 2 चौकी 8, चलो हो गई 4 वैल्यू, आंसर हो गया, है ना आसान। इस तरह से आपको वैल्यू निकालना होता है। चलो और देख लेते हैं पाई वाला एक और क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। ये वाला पाई x प्लस वाई बराबर 9, पाई x प्लस वाई बराबर 9, कोई बात नहीं, ऐसे ही ब्रैकेट बना लो, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, चार ब्रैकेट। मान लो x और y की वैल्यू कुछ x और y, x बराबर 0 ले लो। अगर आपने x बराबर 0 लिया कि पूरा 0 हो जाएगा ना, पूरा 0, तो y बराबर आपसे 9 आ जाएगा। अब अगर y बराबर कुछ लेना चाहते हो, y बराबर कितना ले लें, या x बराबर ही कुछ ले लो, जो भी समझ आए, x बराबर कितना लेना, या y बराबर जो भी आप कहोगे वो सब ले सकते हो। y बराबर 1 ले लो, चलो हमने y बराबर 1 ले लिया, तो जब y बराबर 1 रखोगे तो देखो जानते पाई x प्लस y बराबर मैंने 1 लिया बराबर 9, तो पाई x 9 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 1 उधर माइनस हो जाएगा, तो पाई x बराबर 9 में से 1 8 हो जाएगा, x बराबर 8/पाई, तो यहाँ पर मैं 8/पाई रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इस तरह से आगे वाले निकाल, पाई को हटाना नहीं, इस बात क्या करना, पाई कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पाई भी तो हटा सकते हैं, तो पाई को भैया हटाने की कोई जरूरत नहीं है, पाई को हटाने की जरूरत नहीं है। चलो एक और बता देता हूँ, चलो एक और देता हूँ। आप x बराबर अगर कुछ मानना चाहते हो कुछ लोग, चलो x बराबर कितना ले लें 2, चलो तो पाई इंटू x बराबर 2 रख दो, अब प्लस y आ जाएगा, x बराबर 2 लिया तो यहाँ पे 2 रख देता हूँ, और बराबर 9, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस y बराबर 9, तो y को इधर रहने दो, y को निकालना है, इसको उधर 9 माइनस 2 पाई, यानी यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 2 पाई, तो यहाँ पर तो 9 माइनस 2 पाई। बढ़िया, तो बड़ा सा ब्रैकेट बनाओगे, अच्छे से साफ सुथरा लिखोगे ताकि टीचर को अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, ओके चलिए अब आप निकाल लेना एक, आप सारे क्वेश्चन कर लो, ये भी कर लो। बताइए निम्नलिखित में कौन समीकरण तरह के हल है, कहता कौन जो दिया है कौन इसका हल है, यानी x और y की वैल्यू जो दी हुई है ये दी हुई है, x और y की वैल्यू रखते जाना, जिसमें बराबर 4 आ जाए वो हो जाएगा हल, नहीं तो नहीं होगा। कहता k का मान ज्ञात करो, देखो ये क्वेश्चन, k का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण के हल है। जब ये इसके हल है तो x की जगह पर रख सकते हो, तो x बराबर 2 रख दो, प्लस 3 इंटू y बराबर
एक रख दो बराबर के, तो देखो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर के, तो आपने के बराबर 4 12 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 आ जाएगा, ठीक है ना, आगे समझ में। ओके, तो यहाँ पर बेटा आपका ये भी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अब अगला क्या होता है, उसमें आपको ये सीखना है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका आलेख कैसा होता है, आपको ये सीखना है इस चैप्टर में। अगला जो 4.4 चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख देखिए। अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिलेगी, तो आप जरा ध्यान से देखना कि आलेख कैसे रिप्रेजेंट करना है। कि आपके पास कोई भी एक इस तरह से समीकरण दे देगा, जैसा कि x + 2y = 6, क्या दिया है, x + 2y = 6, कहेंगे इसको आलेखित कीजिए, यानी इसको आलेख खींचना। तो आलेख किसमें खींचेंगे, कार्तीय तल में। किसमें खींचना पड़ेगा, कार्तीय तल में। अब कार्तीय तल में खींचने के लिए तो हमें तो ये पता है कि भाई रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो एक सीधी रेखा जाती है, तो पता है कि हमेशा सीधा ही जाएगा, ये तो क्लियर है क्योंकि रैखिक है। अब जब रैखिक होगा तो उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए, तभी तो हम बताएंगे ना कैसे जाएगी लाइन। तो पॉइंट निकालने के लिए हम जानते हैं कि सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन आपको कैसे निकालना होता है वो मैं बता चुका हूँ। ऐसे करते हैं, इसके हम खंड कर देते हैं कुछ इस तरह से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। मैं तो कहता हूँ सिर्फ 2 ही पॉइंट निकालो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो। चलो x और y की वैल्यू कुछ ले लेते हैं। आपके हिसाब से x कितना लेना चाहिए, x 0, चलो x 0 तो 2y = 6, तो 2 उधर जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा 3। आप y बराबर कुछ और ले लो, y बराबर कितना लेना चाहते हो, 0, चलो y बराबर 0 ले लो, ये लो, मैंने y बराबर 0 तो x और 6 आ जाएगा। यानी मेरे पास जो पॉइंट आया, पहला पॉइंट x बराबर अगर 0 है तो y बराबर 3 है, और अगर हम x बराबर 6 ले रहे हैं तो y बराबर 0 लेना पड़ेगा। अब ये पॉइंट्स को उठाकर हमें यहाँ पे रख देना है, सिंपल है, आइए रखते हैं। यानी x बराबर आपको 0, यहाँ पता ही है ये ओरिजिन होता है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, काफी है तरह आप नंबरिंग भी कर लेना। तो देखो पहला, चलो नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे माइनस में तो नंबर नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी चलो एक दो लिख देता हूँ, क्या मतलब निकले, ये लिख दिए, हो गया। अब आपको ये देखना है कि 0 और 3, x में 0 तो y में 3, अगर हम x में 0 लेंगे तो y में 3 जाना पड़ेगा, x में 0 तो y में 3, यानी ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये हो गया x में 0 y में 3, ठीक है ना। ओके, फिर आगे कहता है अगर x में 6 ले रहा तो y में 0, x में 6 ये लो तो y में 0, यानी ये पॉइंट आपका हो जाएगा 6 3। अब इन दोनों को मिलाते हुए आप एक लाइन नहीं खींच सकते ऐसे। अब दोनों तरफ आपको तीर बना देना है और इस लाइन का नाम लिख देना है क्या, कि x + 2y = कितने बार बता चुका। अच्छा ब्रैकेट में लगाओ चाहे लगाओ, लेकिन लिख जरूर दो लाइन पर, ठीक ना। अब बताओ कहाँ नहीं करना है, यही होता है ग्राफ पे, या उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर आलेखन, ठीक है ना। समझ में तो आ गया होगा पक्का। चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं, ये था इसकी चीजें, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को देख लेते हैं। ये फिगर है आपके पास, वही चीज के ऐसे ढेर सारे हमें पता है ना कि जब दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, क्या होता है बेटा, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक आता है। ये देखो डॉट डॉट का मतलब यही होता है कि अभी ये चली जा रही है सीरीज, ये सीरीज जो है वो अभी चली जा रही है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो चले आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो जो भी एक्सरसाइज होगी आपकी वो इसी पर रिलेट होगी। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी दे देता है, ठीक है ना, वैसे यहाँ पे भी दिया नहीं, बताते हैं आपको, ये है, चलो इसे देख लो। पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है आलेखित कीजिए, सब क्वेश्चन आप आलेखित कर सकते हो, आ जाएगा ना, सब आलेखित कर सकता हूँ ना,
कहता है 2 4 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं? कहता है जो 2 और 4 से होकर जाने वाली रेखा समीकरण, तो 2 और 14 से होकर जाने चाहिए। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लो। तो 2 और 14 से होकर जाना है, किससे? 2 और 14 से। तो हमें पता है लाइन जो होती है हम कुछ भी ले सकते हैं अपने से, जैसा कि मैं ले लेता हूँ x प्लस वाई बराबर a, कि मैं ले सकता हूँ x प्लस x माइनस वाई बराबर b, और एक और ले लेते हैं। सिर्फ 2 ही लिखने के लिए कहा था, 4 लिखा था, 2 लिखना था। चलो मैं एक और बता देता हूँ, 2x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हमें पता है ये x की वैल्यू होती है, y की तरफ भी इसमें x बराबर 2 प्लस y बराबर 14 बराबर a, तो ये 14 2 16, 16 बराबर a। जब 16 बराबर a आए तो उसको वापस इसमें रख दो, तो x प्लस y बराबर a कितना है? 16 रख दो। ये आ गया पहली आपके पास लाइन आ गई, ठीक है। इसमें भी देखो x बराबर रखो 2 माइनस 14 बराबर b, हट जाएगा माइनस का 12 बराबर b। जब यहाँ से माइनस का 12 आ गया b की वैल्यू, तो इसमें रख दो वापस से x माइनस वाई बराबर b की जगह हम रख दो माइनस का 12। ये हो गया इक्वेशन, दूसरी लाइन हो गई पहले लाइन की। यहाँ पर भी रख दो 2 इंटू एक्स बराबर आप 2 रख दो, प्लस 3 इंटू वाई बराबर रख दो आप 14, तो बराबर आ गया c, हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 14 42 बराबर c। तो 42 और 4 46 होता है बराबर c, मतलब यहाँ c की वैल्यू आ गई। इसका मतलब आपकी जो लाइन हो जाएगी 2x प्लस 3y बराबर c की वैल्यू रख दो 46। ये हो गई आपकी अपनी लाइन, ये 3 लाइन हो गई। मैंने 3 लाइन बता दी। ये तीनों लाइन के अगर आप क्वेश्चन बनाओगे, तीनों में एक पॉइंट ऐसा आया कि ये 2 और 14 जो कॉमन है, इसकी वजह से लाइन हमारी सीधा सीधा तीनों एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे। बात क्लियर हो? जब भी आपके पास 2 पॉइंट दे दे और कह दे इससे आप कोई रेखा बताइए, इससे आपको क्या बताना है? कोई समीकरण बताना है, सॉरी इससे कोई रेखा ऐसी खींचना है जो कि इस पॉइंट से होकर जाए, तो कैसे आपको मानना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं अपने से बता देता हूँ। चलो जैसे मैंने यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन लिख दिया कि ऐसी लाइन बताओ जो कि 3 और 2 से, तो कोई बात नहीं, आप लाइन आप भेज दो। एक लिख लो x प्लस वाई बराबर a, और एक ले लो x माइनस वाई बराबर b, कुछ और भी ले सकते हो। चलो 2x माइनस वाई बराबर ले लो, ठीक ना। चलो 2 ही देख लो। तो जब पहला वाला निकालोगे लाइन, तो x बराबर अब 3 और प्लस वाई बराबर 2 बराबर 1, ठीक ना। यहाँ से 3 2 5 बराबर a आ गया, वापस रख दो, तो x प्लस वाई बराबर a बराबर 5 रख दो। ये हो गई आपकी लाइन, पहली लाइन। यहाँ पर देखो तो 2 इंटू एक्स बराबर रख दो 3 माइनस वाई बराबर 2 बराबर b, तो 3 गुना 6 माइनस 2 बराबर b, तो घटा दो 4 बराबर b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई, वापस रख दो इसमें, तो 2x प्लस नहीं मतलब माइनस है, माइनस वाई बराबर वाई ही है बराबर b की जगह पर 4 रख सकते हो। ये हो गया, ये आपके पास आ गया दूसरा लाइन, ठीक है ना। ये आपके पास 2 लाइन हो चुकी है। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं और आपके सामने देख सकते हो इन क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरह से सॉल्व किया। अब आप लोग ये बताइए कि आपको क्वेश्चन कहाँ पर समझ में नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को करने में आपको कहाँ पर हेजिटेशन हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, आप लोग कमेंट्स करके बताइए। आपके सामने अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं कर पाओगे। कोई भी लाइन होगी, कोई भी एक पॉइंट दे दे तो उससे हम होकर कितनी भी लाइन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक्स वाई का वैल्यू दिया है तो वो क्या होता है, उससे होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं। और जब उसमें पूछा भी था क्वेश्चन में, अनंत से याद आया, उसने पूछा था कितनी रेखाएं हो सकती है, किस प्रकार से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है ना। कहता है इतने से समीकरण इतने के आलेख पर स्थित है तो एक मान ज्ञात करो। जब इसके आलेख पर स्थित है तो इसे एक्स और वाई की वैल्यू से संतुष्ट करेगा। तो आप एक्स की जगह पे इसको रख दो, 4 इसको वाई की जगह पे रख दो, एक्स का वैल्यू आपके एक वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो आप ये अपने से कर लेना। कहता है एक नगर में टैक्सी का किराया है, सब दुनिया भर की चीजें आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप कर लोगे क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा इसके आलेख पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसान है, आप इसको कर सकते हो। बताना कौन सा विकल्प सही है। तो अगर y बराबर x ले रहे हो तो यहाँ पर जो लाइन पे सारे पॉइंट हैं, एक आपके पास दिया है -1, फिर दिया एक 0, एक दिया 1, -1। इन सभी को रखने पर जिसमें संतुष्ट होगा, दोनों पक्ष बराबर आएंगे, सबको रखने पर वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हो इसको। आठ नंबर यहाँ पर इसको भी आप तुम कर सकते हो कि अमेरिका कनाडा जैसे बड़े बड़े जो शहर होते हैं, फ़ारेनहाइट होता है, तो यह और सी में यहाँ पर आपके पास कंडीशन दिए गए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि तापमान 300 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। यानी आपके पास सी बराबर कहता है अगर 30 लिया जाए तो एफ बराबर कितना होगा। तो रख दो, एफ बराबर क्या होता है 9/5 इंटू सी कितना आया था 30, रख दिए। और प्लस देखो 32 है, रख दो।
तो ये 2 से 5 तक का 30, 6 नहीं का 54 होता है, ये हो गया 54 प्लस 32, जोड़ दो दोनों को, तो अब बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 4 2 6 5 3 8 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, आ गया समझ में। इस तरह से इन क्वेश्चन को करते हैं। आ गया, चलो एक और देख लेते हैं। कहता है क्या ऐसा कोई तापमान है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक बराबर होता है। तो हाँ, याद रहना चाहिए -40 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में भी और -40 डिग्री सेल्सियस में भी होता है, दोनों में। तो आओ देख लेते हैं इसको भी करके। कहता क्या ऐसा कोई पैमाना है जिसमें F और C दोनों तापमान बराबर होते हैं। तो मान लो F और X जो होंगे, F बराबर T बराबर X डिग्री पे, ठीक है ना। तो चलो हमें दिया फार्मूला, F बराबर क्या होता है 9/5 इंटू C प्लस 32, यही होता है संबंध। F बराबर कितना रखेंगे, X ही रखना है, और प्लस 9/5 और इसके C की जगह भी हमको F ही रखना है प्लस 32। तो ये 5 इधर आएगा तो 5x हो जाएगा बराबर इधर 9x और प्लस 5 कैसे मल्टीप्लाई भी होगा, तो 5 गुना 10 5 से 15 16 होगा। इसको इधर उठा लो तो घर जाएगा माइनस का 4x बराबर बचेगा 16, 4 चौके 16। यहाँ से आप देख सकते हैं बराबर माइनस का 40 डिग्री आ गया। अब 40 डिग्री क्या है, F बराबर हमें माना है, F बराबर हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस के साथ, और C के लिए हो जाएगा यही -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बड़े ही प्यारे हैं और आसान भी हैं। क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चंस को आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से जरूर करना, F और C से भी क्वेश्चंस रख सकता है, नहीं कहा जा सकता पूरा ही दे, लेकिन पूरा बड़ा क्वेश्चन है वो होता है बड़े नंबर में पूरा भी उठा सकता है, या हो सकता है इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दे। हाँ, F और C अगर क्वेश्चन है तो अगर एग्जाम में आएगा तो हो सकता है यही उठा कर रख दे, उसका डिजिट चेंज कर दे, तो उसको ये नहीं कह सकते कि आप उसको पढ़े नहीं। 3 चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। जो भी इस चैप्टर में था वो सारा कुछ मैंने देखो कवर कर दिया, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। आप देखो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, कार्तीय तल में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सारा कुछ हमने सीख लिया है। यहाँ पर 1 चर 2 चर में कैसे बदलते हैं वो भी आपको पता है। कहता है समीकरण जैसा y बराबर 3 दिया है ना, यहाँ पे y बराबर 3, तो कहता है इसको 1 चर वाला बनाओ, तो 1 चर वाला तो है ही, और ये 2 चर वाला बनाने के लिए y बराबर 3 को क्या लिख सकते हो, y बराबर 3 को अगर 2 चर में लिखना है तो y को 3 को इधर लाओ -3 बराबर 0। अब x नहीं है तो क्या हमें बताया कि ax प्लस by प्लस t के फॉर्म बनाना होता, तो x नहीं तो उसको हम 0 इंटू x लिख सकते हैं प्लस y -3 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कहता है आलेखित करना है इसको, क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण। तो वही चीज है, अगर आपका 2 चर है इस तरह से तो y बराबर भाई 3 ही आएगा, तो जो लाइन खींचेंगे इस तरह बनाकर y बराबर 3, मतलब लाइन हमारे यहाँ से कुछ जाएगी प्लस में है। हाँ, और अगर सिर्फ एक ही पॉइंट है तो लाइन में y बराबर 3 था तो कहीं क्या आएगा, फिर y बराबर 3 है, y बराबर 3 मतलब प्लस में है तो कहीं इधर लाइन ऐसे चली जाएगी। सिंपल है ना, तो आप कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें था। सारांश और देख लेते हैं क्या है। सारांश में यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जो लाइन होती है वो ax प्लस by प्लस c के रूप का होता है। a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं वो होती है जो चर भी हो सकती है, सॉरी परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, सब पता है आपको। a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते हैं, इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मैंने बताया था, और 1 चर वाले का सिर्फ एक हल होता है। 2 चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण आलेख का एक सरल रेखा होता है। मैंने बताया कि जब भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसका जो रेखा जाएगी वो एक सरल एक सीधी रेखा होगी। यहाँ पर आप सीख सकते हो x बराबर 0 तो y अक्ष का समीकरण, y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है, x बराबर 1 तो y अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर y बराबर 1, y बराबर mx जो होता है ऐसी रेखा होती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है, साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित बिंदु होता है। तो यहाँ पर सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, सब आसान है। इसमें से आपको क्या दे सकता है, आपको इस चैप्टर दे सकता है कि कोई पॉइंट दे देगा और कहेगा उससे होकर जाने वाली रेखाएं बताइए, जैसा अभी 2 और 14 दिया था। हो सकता है आपके पास कोई रेखा दे दे, कह दे इसका आलेख खींचिए, है ना, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन से पूछेगा। हो सकता है कह देगा कि ये रेखा इन बिंदुओं से होकर जाती है, तो बताओ k का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से पूछ सकता है। वो सारा क्वेश्चन आप कर चुके हो, आप इसको अच्छे से घर पे एक बार और ट्राई मार दोगे, घर में और अच्छे से कर लोगे तो आप बढ़िया से तैयार हो जाओगे परीक्षा के लिए। और हम लोग अब तैयार हो चुके हैं अब आगे वाले चैप्टर्स के लिए। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। बेहतरीन चैप्टर है, लाजवाब चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा, लेकिन इंप्रूविंग भी भर करके है। तो अगर आप लोग साथ दोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा ही। तो
चलिए फिर इस क्लास को हम यही फिनिश करते हैं, मिलेंगे फिर आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए